नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है संक्रामक रोग जो होते हैं उनके क्या कारक हैं, यानी कि उनके क्या कारण हैं। ठीक है, कारक या कारण एक ही बात है। ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे 3 कारण लिखिए जिनसे आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो क्या आप फिर भी चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो यहाँ पर अगर सपोज आपको हेडेक है, ठीक है, और अगर आपको सर दर्द हो रहा है और आप चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे? तो डिपेंड करेगा कि आपको सर दर्द कितने दिनों से हो रहा है। अगर आपको कभी नहीं होता है और किसी दिन हो गया और आप कोई भी जैसे सपोज विक्स लगाने से ठीक हो जाता है, तो आप उस सर दर्द के लिए चिकित्सक के पास नहीं जाएँगे। लेकिन हमने देखा है कि सर दर्द का एक दूसरा कारण हो सकता है कि आपको सर दर्द लगभग फ्रीक्वेंटली हर रोज हो रहा है या कुछ दिन छोड़ के हमेशा होता ही रहता है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, असहनीय है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे। निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों? यदि आप पीलिया रोग से ग्रस्त हैं, यदि आपके शरीर पर जूं है, यदि आपके मुहासे हैं, तो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव जो है वो हमारे पीलिया रोग से ग्रस्त होने से होंगे, क्योंकि पीलिया जो है वो एक दीर्घकालिक रोग है और ऐसा रोग जो होता है वो हमारे शरीर को कमजोर बना देता है और उसके प्रभाव जो होते हैं वो ज्यादा पड़ते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारा शरीर वीक हो जाता है और कमजोरी महसूस करते हैं और उस वजह से हमारा जो काम में मन नहीं लगता है, तो हम पीलिया रोग से जो ग्रस्त होंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे शरीर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और वो लंबे समय तक रहेगा। जबकि शरीर पर अगर आपको जूं है तो आप कोई जैसे सपोज मेडिकल लाकर बाल धो दो तो आपकी जुएँ तो खत्म हो जाएँगी और अगर मुहासे भी हैं तो उससे स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। संक्रामक रोगों के क्या होते हैं? तो संक्रामक रोगों का जो कारण है वो पता करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हमें संक्रामक रोग का कारण पता चल गया, तो उसकी दवाई बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। डॉक्टर के लिए उसकी दवाई देना और उस रोग को ठीक करना आपके लिए जो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसीलिए हमें संक्रामक रोगों के कारण का पता लगाना होता है। तो संक्रामक रोग हमने पढ़े थे बहुत से सूक्ष्म जीवों से होते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं और कुछ फंजाई भी हो सकते हैं और एक कोशिकीय जंतु जैसे कि प्रोटोजोआ, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय है। कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जिसको आप कवक भी कहते हैं, या एक कोशिकीय जंतु या प्रोटोजोन्स होते हैं, वो हो सकते हैं। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो बहुकोशिकीय जीवों से होते हैं, जो कृमि से होते हैं। कृमि यानी वर्म होता है, जैसे कि वर्म देखा होगा आपने, टैप वर्म होती है, एस्केरिस होता है राउंड वर्म जो हमारे पेट में पाया जाता है। तो कृमि से होने वाले रोग जो होते हैं, तो कृमि बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जबकि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। वायरस से होने वाले सामान्य रोग, ये आपको याद करना है, ये एग्जाम में आ जाता है कि वायरस से होने वाले रोग कौन से होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन लिखना है बुक में और उसका आंसर लिखना है। वायरस से होने वाले रोग है खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, ये सब क्या होते हैं, वायरस से होते हैं। एड्स का पूरा नाम आपको पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स जो होता है, इस ये तो रोग का नाम है और इसके वायरस का नाम एचआईवी होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं उसको। कुछ रोग जैसे कि टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, ये सब किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि आपको किस रोग का कहा है, उस रोग के बारे में आप क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। वायरस से होने वाले रोगों के नाम लिखिए, तो खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार और एड्स। और बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं, टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स। इस प्रकार कुछ त्वचा रोग होते हैं, जनरली जो स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है वो किससे होता है, फंजाई से होता है। तो त्वचा रोग का कारण फंजाई होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है।
ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, मलेरिया किस प्रकार का रोग है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और कालाजार नाम का एक बुखार आता है, वो भी किस तरह का रोग है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो ये तीसरा क्वेश्चन बन गया। और आंत्रकृमि संक्रमण से परिचित होंगे। देखिए हमारी आंतों में एक कृमि रहता है जिसको राउंड वॉर्म कहते हैं, तो वहां पे भी संक्रमण हो जाता है। इनकी जनरली सामान्य भाषा में आपने इसको कहते सुना होगा कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, और फिर उसके लिए आपको स्कूल में दवाई भी दी जाती है, जिससे स्किन पर या आपके गालों पर सफेद सफेद कलर के निशान हो जाते हैं, चकत्ते हो जाते हैं, तो वो पेट में कीड़े होने से होता है। इसी प्रकार फील पाव नाम का रोग भी कृमि से होता है। तो कृमि से होने वाले दो रोग कौन से हो गए? एक तो जो आंतों में संक्रमण होता है, आंतकृमि संक्रमण, और दूसरा फील पाव रोग, ये भी कृमि से होता है और इसी की किसी स्पीशीज द्वारा होता है। यहाँ क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब कि हम क्यों पता लगा रहे हैं कि कौन सा रोग किससे हो रहा है, कौन सा बैक्टीरिया से हो रहा है, कौन सा वायरस से, कौन सा कृमि से, कौन सा प्रोटोजोआ से। ऐसे इसलिए है क्योंकि हम संक्रामक कारकों के इन वर्गों के विषय में सोचते हैं। इसका उत्तर यह है कि जब वर्ग उपचार की विधि निर्धारित कर सकते हैं हम। अगर हमें ये पता चल गया कि ये रोग बैक्टीरिया से हो रहा है, तो बैक्टीरिया में जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, तो ऐसी दवाई बना ली जाती है जो उसकी जो महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया है उसको रोक ले, किसी भी एक क्रिया को क्या कर ले, वो दवाई रोक दे, तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा या वीक हो जाएगा। अगर या तो वो दवाई से मर जाएगा या फिर बैक्टीरिया अगर वीक हो गया तो हमारा शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारी, वो उसको क्या कर देगी? मार देगी, यानी कि WBC उसको मारने में सक्षम हो जाएगी। तो इस तरह से उस रोग का क्या हो जाएगा? उपचार। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? रोग के कारण का पता लगाते हैं। सभी वायरस परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम ही होता है। वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई में गुणन जो होता है वो अत्यंत तेजी से होता है। गुणन का मतलब समझते हो कि एक बैक्टीरिया अंदर हमारे शरीर के अंदर गया और फिर वो जनन करके बहुत सारे बैक्टीरिया बना लिया, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुणन। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यहाँ पर कुछ डायग्राम दे रखे हैं आपको, चित्र 13.1, जिसमें ये बताया गया है संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए सार्स बैक्टीरिया हैं। इनको बताया गया है चित्र में। सफेद रेखा 500 नैनोमीटर माप को दिखाती है, जो 1 माइक्रोमीटर का आधा होता है। 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग के बराबर होता है। तो आप पता कर सकते हैं कि ये कितने सूक्ष्म होते हैं। ठीक है। दूसरा जो चित्र है आपका, उसमें स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया है जो मुहासे का कारण है। हमारे चेहरे पर जो पिंपल्स हो जाते हैं उनका कारण क्या है? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। ठीक है। इसी तरह से लेशमानिया या कालाजार व्याधि कारक प्रोटोजोआ, यानी कि कालाजार नाम की बीमारी होती है, वो लेशमानिया नाम के प्रोटोजोआ से होती है। ये जीव अंडाकार तथा प्रत्येक में एक चाबुक नुमा संरचना होती है। ये देखो, ये अंडे जैसा स्ट्रक्चर है और फिर उसमें एक हंटर जैसी स्ट्रक्चर होती है। चाबुक किसको कहते हैं? वो हंटर होता है। विभाजित होते हुए जीव को तीर द्वारा दिखाया गया है। ये विभाजित होकर फिर क्या करते हैं? नए, एक जीव विभाजित होगा 2 बन जाएंगे, 2 विभाजित होंगे 4 बन जाएंगे, इसलिए इसको गुणन कहते हैं। ठीक है। और है प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा है। यह निद्रालु व्याधि का कारण है। एक बीमारी होती है जिसमें नींद आ जाती है, तो उसका कारण ट्रिप्नोसोमा नाम का प्रोटोजोआ है। तो ये याद करना है, सिर्फ आपको बीमारी और उसका कारण याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, यदि आप तुलनात्मक रूप से देखें तो कृमि में गुणन मंद होता है, मतलब कि बैक्टीरिया और वायरस गुणन तेजी से करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। लेकिन कृमि यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें गुणन थोड़ा होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब एक जीव से दूसरा जीव बनना, ये क्रिया थोड़ी मंद गति से होती है। वर्गीकरण के अनुसार सभी बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक दूसरे से वायरस की तुलना में ज्यादा निकट होते हैं। तो अगर आप किसी एक बैक्टीरिया के लिए भी दवाई बनाते हैं तो वो अन्य बैक्टीरिया पर भी क्या होती है? प्रभावी होती है और उसको मार सकती है, लेकिन वो वायरस को मारने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अलग होता है और वायरस का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो उनके अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं भी क्या होती है? अलग होती है।
ऐसा वायरस में होता है। इसका अर्थ यह है कि अनेक जैव प्रक्रियाएं सभी बैक्टीरिया में क्या होगी, समान होगी, लेकिन वायरस में अलग होगी, जिसके परिणाम स्वरूप एक औषधि जो किसी वर्ग में किसी एक जैव प्रक्रिया को रोकती है, वह उस वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी प्रभावी होगी, लेकिन वो अन्य वर्ग के रोगाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि आप जैसे बैक्टीरिया के लिए कोई दवाई बना रहे हैं किसी एक बैक्टीरिया के लिए, तो वो अन्य बैक्टीरिया को भी मारेगी, क्योंकि बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में जैव रासायनिक प्रक्रम क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन वो अन्य वर्ग जैसे कि वायरस जो है उसको मारने में हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि उनमें जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होती है, अलग होती है। यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक का एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जो क्या करती है, एक बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति के निर्माण को रोक लेती है, क्योंकि बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है, वायरस में नहीं होती है। तो अगर कोशिका भित्ति का निर्माण रोकना पेनिसिलिन का काम है, तो वो बैक्टीरिया को तो नष्ट कर लेगी, क्योंकि वो बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति निर्माण को रोक लेगी, जिससे बैक्टीरिया या तो वीक हो जाएगा, यानी कि कमजोर हो जाएगा, तो हमारा शरीर उसको जल्दी से नष्ट कर देगा, या फिर वो खुद ही मर जाएगा। दूसरा, इसलिए हम उनको एंटीबायोटिक कहते हैं। लेकिन अगर पेनिसिलिन को आप सर्दी खांसी जुकाम में लो, तो सर्दी खांसी जुकाम एक वायरस संक्रमित रोग है, और अगर आप उसमें लेते हो किसी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को, तो वो उसमें हेल्प नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि खांसी जुकाम के साथ बैक्टीरिया का संक्रमण भी हो रखा है, तो वो दवाई आपके लिए लाभदायक तभी होगी जब आपको बैक्टीरिया का संक्रमण हो रखा है। वायरस संक्रमण में वो दवाई लाभदायक नहीं होती है। फिर ये है कि अगर हम पेनिसिलिन ले रहे हैं, तो मनुष्य के शरीर पर पेनिसिलिन का कोई विपरीत प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है एनिमल सेल जो होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, क्योंकि हमें कोशिका भित्ति निर्माण की प्रक्रिया ही नहीं होती। इसलिए पेनिसिलिन जो है वो मनुष्य के शरीर पर विपरीत प्रभाव नहीं डालती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया को मार देती है, लेकिन हमारे मनुष्य के शरीर पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप लिखेंगे कि पेनिसिलिन का काम होता है बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति को बनने से रोकना, और क्योंकि मनुष्य में कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है, इसलिए पेनिसिलिन मनुष्य के शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोग फैलने के साधन। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? बहुत से सूक्ष्म जीव कारक रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैल सकते हैं और संचारित हो सकते हैं, जिन्हें हम संचारी रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोगों के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं। ऐसा तब होता है जब रोगी मनुष्य छींकता है अथवा खांसी करता है, तो उसके जो छोटे छोटे बूंदें होती है जो बाहर निकलती है खांसी के साथ, वो जब उसके समीप कोई अन्य व्यक्ति हो तो उसके सांस में चली जाती है, और उसके सांस के थ्रू उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और सूक्ष्म जीवों को नए संक्रमण का क्या मिल जाता है, अवसर। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण जो है वो है खांसी, जुकाम, निमोनिया और क्षय रोग। ये वायु द्वारा फैलते हैं। तो ये है रोगों के फैलने का साधन में पहला हो जाएगा वायु द्वारा फैलने वाले रोग, और उसके उदाहरण है खांसी, जुकाम, निमोनिया और क्षय रोग। हम सभी ने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब हम किसी खांसी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति के पास बैठते हैं, तो हमें भी क्या हो जाता है, खांसी जुकाम। या अधिक भीड़ भाड़ वाली जगह पर हवा द्वारा फैलने वाले रोग जो होते हैं वो अधिक होंगे। जल द्वारा भी रोग फैल सकते हैं। जब जल संक्रमण हो तो क्या होगा, हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट को अगर आप पेयजल में मिला दो, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको जाने अनजाने पी ले, तो रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति में भी प्रवेश कर जाएगा, जिससे वह भी इस रोग से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। ऐसे रोग अधिकतर साफ पेयजल न मिलने के कारण होते हैं। छोटी छोटी बूंद के वायु वेग के साथ मिनटों से घंटों तक वातावरण में क्या होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। लैंगिक क्रियाओं द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, और जो लैंगिक क्रियाओं के कारण होते हैं, यानी कि एक दूसरे के शारीरिक संपर्क में आने से जो रोग होते हैं, उनमें है एक सिफिलिस और दूसरा है एड्स। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दो ऐसे रोगों के नाम बताइए जो लैंगिक क्रियाओं द्वारा होते हैं, तो उनके एग्जाम्पल है सिफिलिस और एड्स। जो लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में क्या हो जाता है, स्थानांतरित। यद्यपि ऐसे लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क से, यानी कि हाथ मिलाने से या गले मिलने से नहीं होते हैं, वो केवल लैंगिक संपर्क में आने से ही होते हैं।
जैसे कि कुश्ती कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उससे ये नहीं फैलते हैं, एड्स उससे नहीं फैलेगा। एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण से फैल सकता है, कि किसी व्यक्ति को एड्स है और आपने उसका ब्लड लेके स्वस्थ व्यक्ति को कर दिया है ट्रांसफ्यूज, तो उसमें एड्स हो सकता है। एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाए, और अगर गर्भावस्था में रोगी माता से उसके शिशु को स्तनपान कराने से हो जाए, तो एड्स होने के ये रीजन है। एक तो लैंगिक संपर्क में आने से, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, रक्त स्थानांतरण से, और तीसरा है गर्भावस्था में जो माता होगी, रोगी माता, वो अपने शिशु को स्तनपान करा दे तो एड्स हो सकता है। हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिसमें हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं, इसलिए कुछ रोग अन्य जंतुओं विभिन्न साधनों द्वारा भी संचारित होते हैं। ये जंतु रोगाणु को रोगी से लेकर अन्य नए कोशी तक पहुंचा देते हैं, मतलब जंतुओं द्वारा भी फैल सकते हैं, कि स्वस्थ व्यक्ति है उसके कांटेक्ट में वो जंतु आया, और फिर वो रोगी व्यक्ति से जंतु कांटेक्ट में आया, और फिर वो स्वस्थ व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गया, तो रोग फैल जाएगा। ये जंतु रोगाणु को रोगी से लेकर अन्य नए कोशी तक पहुंचा देते हैं, यानी कि ये मध्यस्थ का काम करते हैं। तो ये रोग वाहक यानी वेक्टर कहते हैं। ये क्या होते हैं? रोग वाहक या वेक्टर। सामान्य रोग वाहक का एक अच्छा एग्जाम्पल है मच्छर। ये क्या करता है? मच्छर जो मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल प्रोटोजोआ होता है, उसको कहाँ पहुंचा देता है? मनुष्य के अंदर पहुंचा देता है। तो मच्छर यहाँ रोग वाहक यानी वेक्टर का काम कर रहा है। मच्छर की बहुत सी ऐसी स्पीसीज है जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है, और जिससे कि वे परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सके। मच्छर अनेक समतापी प्राणियों पर निर्वाह करते हैं। इस प्रकार वे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोग को क्या करते हैं? फैलाते हैं। यानी कि सपोज किसी को मलेरिया है ऑलरेडी, उसके ब्लड में मच्छर ने काटा, तो वहां से जो वो मलेरिया का प्रोटोजोआ है वो मच्छर के अंदर आ जाएगा, और फिर जब वो मच्छर दूसरे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा, तो वो प्रोटोजोआ वो स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ मच्छर रोग वाहक का काम कर रहे हैं। वो रोग जनक जो है मलेरिया का, आपको पूछेंगे मलेरिया का रोग जनक क्या है, तो प्रोटोजोआ है, और रोग वाहक क्या है? तो मच्छर। ठीक है, रोग जनक वो होता है जिससे रोग हो रहा है, रोग वाहक जो उस रोगाणु को ला रहा है आपके शरीर में। ठीक है, तो इसको कहते हैं रोग वाहक या वेक्टर। इसी तरह से जो डेंगू है, हमने देखा वो वायरस से होता है, लेकिन वो भी मच्छर काटने से होता है, मतलब उसका भी जो वाहक है वो क्या है? मच्छर है, जिसका नाम है एडिस एजिप्टी। और मलेरिया रोग के रोग वाहक मच्छर का नाम है मादा एनोफिलीज मच्छर।